आपकी खबर। नमस्कार, आपका शहर आप देख रहे हैं न्यूज प्लस पर। मैं हूं आपके साथ नेहा। हमारे विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो पहली खबर पे बात कर लेते हैं जो दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान शुरू हो चुका है और ममता बनर्जी ने पहले ही कहा है कि प्रदेश में किसी कीमत पर एसआईआर नहीं होने देंगे। और इस बीच निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को तलब कर लिया है। मुख्य सचिव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और आयोग पश्चिम बंगाल में एसआईआर का आदेश पहले ही कर चुका है और ये माना जा रहा है कि आयोग की तरफ से मुख्य सचिव का पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कड़े निर्देश दिए जाएंगे। इधर राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय मिश्रा के बाद अब मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के 2 वोटर आईडी कार्ड का खुलासा भी किया है और उनका ये आरोप है कि मेयर ही नहीं उनके 2 देवरों के 2 आईडी कार्ड भी बने हैं और उन्होंने ये दोहराया है कि जनता का मूड देखकर चुनाव बहिष्कार का फैसला करेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस मुद्दे को आखिरी मोड़ तक ले जाएंगे और तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि 17 अगस्त से शुरू हो रही कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे और चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर उनसे बात करेंगे। कांग्रेस ने 14 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आह्वान किया है और आगे के आंदोलन और रणनीति के बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनाते हैं। 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे यात्रा पे, राहुल जी हम लोग सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं, लेकिन बात को ये समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है अब तक मीडिया के सामने या हमारी शंकाएं जो है, विपक्ष की शंकाएं, मिलती क्यों नहीं है। कल उनके लॉयर जो है चिल्ला रहे थे दे शुड कोऑपरेट विद अस, दे शुड कोऑपरेट विद अस। तो एसआईआर को लेकर बढ़ रहे विपक्ष के हमले और तेज हो रहे हैं। आंदोलन पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा। तो प्रवेश, बिहार के बाद अब निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू करने जा रहा है। आयोग ने वहां से चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है, इसको क्या माना जाए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार में 2002 के बाद से वोटर पुनरीक्षण का कार्य नहीं किया गया है, लेकिन अभी हाल में ही चुनाव आयोग ने बिहार में अपनी कार्य की प्रक्रिया को पूरा किया है और पश्चिम बंगाल का रुख किया है। लेकिन जिस तरीके से जब से एसआईआर का मुद्दा जो है पूरे विपक्ष के हाथ लगा है, तो वो लगातार हमलावर है। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ तौर पर पुनरीक्षण करने के लिए मना कर रही है। वो नहीं चाहती है कि वोटर लिस्ट में किसी प्रकार का कोई संशोधन हो। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने कुछ खामियां यही कहिए वहां पर कमियां देखी है, जिसमें वहां के लगभग 4 अफसर और 1 डाटा ऑपरेटर को सीधे तौर पर जो है संलिप्त पाया गया है और उनको ममता बनर्जी सरकार को साफ तौर पर उनको कहूं तो हटाने के आदेश दिए। लेकिन ममता बनर्जी खुलकर उन कर्मचारियों का सहयोग कर रही है, उनको साफ तौर पर कह रही है कि उनको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। इसी आनंद फानंद में अब पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव है उनको आज दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली में उनकी बैठक लगभग 5:30 बजे के आसपास शुरू हुई थी और वो उसके क्या परिणाम निकले हैं वो हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में हमें पता लग जाए। लेकिन साफ तौर पर मैं कह दूं कि ममता बनर्जी खुलकर विरोध कर रही है और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहे तो एक सीधे तौर पर कहूं तो एक जकड़ने की जो कोशिश की है और उस प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी है। अब दिल्ली में जब वो तलब हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो कोई ना कोई एक्शन आपको हो सकता है कि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल को लेकर देखने को मिले। प्रवेश, कांग्रेस और तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो कांग्रेस और तेजस्वी ने एसआईआर को लेकर नए आंदोलन की घोषणा की है, तो क्या माना जाए कि ये मुद्दा अभी और गर्म होगा और बढ़ेगा आगे?
बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात साफ तौर पर बता दूं कि बिहार में जो वोटर पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है उसको लेकर लगातार हंगामा तो है। 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के नाम से जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर एक यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, और जिसमें कम से कम मुझे लगता है कि बिहार के जो मुख्य राज्य है या ये कहे जिले हैं उनको वो क्रॉस करते हुए 1 सितंबर को बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में जो है उसकी समाप्ति करेंगे, और इस बीच वो घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे। रैली में साफ तौर पर जो ये एफआईआर का मुद्दा है उसको लेकर लोगों से चर्चा की जाएगी, और बताया जा रहा है कि इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के जो तमाम मुख्य चेहरे हैं, जो तमाम पार्टियों के चेहरे हैं, वो भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। पूरी रैली की बात करें तो 3 दिन का रेस्ट भी रखा गया है, लेकिन 17 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में ये पूरा प्रकरण आपको देखने को मिल जाएगा। और बिहार में इस जो चुनाव करी है, मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा ये उसको देखते हुए एक रणनीति बनाई गई है, और विपक्ष चाहता है कि कम से कम एक पकड़ा है उसको छोड़ने की कोशिश ना करें। तो प्रवेश, ये तो एसआईआर का मुद्दा था, इस पे घमासान छिड़ चुका है क्योंकि तेजस्वी यादव इसमें आ गए हैं और ये मामला गर्माता ही जा रहा है। फिलहाल एक दिल्ली से खबर आ रही है क्रिकेटर सुरेश रैना से जुड़ी हुई। प्रवेश, आज क्रिकेटर सुरेश रैना ईडी के सामने पेश हुए हैं, तो क्या है ये पूरा मामला और क्या आगे रैना की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, एक ऐप है क्रिकेट से रिलेटेड है, उसको कहे तो वो एक तरीके का मैं ये कहूँ तो वो जुआ ही है, क्योंकि उसमें मैच में जो है पैसे लगाए जाते हैं, और जब कोई भी जो खेलने वाला है जब उसको ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाता है तो वो जो लिंक है वो किसी और ग्रुप की ओर शेयर कर देता है। सीधे तौर पर कहें तो वो पेमेंट दूसरे ब्लॉक में जा रही थी। इसको लेकर जो है ईडी उसकी जांच कर रही है, और ईडी का कहना है कि कहीं ना कहीं जब पिछले साल दिसंबर में सुरेश रैना इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे तो उन्होंने, हो सकता है कि उनके पास कुछ पुख्ता सबूत हो। ईडी का सीधे तौर पर मैं बता दूं तो पहला सवाल जो सूत्रों के हवाले से हमें मिला है, सुरेश रैना से ये पूछा गया है कि आप जब एम्बेसडर बने थे तो आपको पेमेंट किस प्रकार से दी गई थी, ऑनलाइन दी गई थी, कैश किया गया था, या ये कहें कि कौन से ऐसे रास्ते थे जिससे पेमेंट की, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो सुरेश रैना को पता है और कौन सी नहीं पता है। सुरेश रैना का नाम जो है जरूर आ रहा है, लेकिन किसी प्रकार की जो संलिप्तता है मुझे लगता है सुरेश रैना की नहीं है। इसके अलावा बॉलीवुड के चेहरे और हरभजन सिंह और युवराज सिंह के साथ साथ उर्वशी दसेला और सोनू सूद, ये नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। जी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से पहलवान सुशील यादव को भी लेकर एक खबर आई है। फिलहाल हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इसका क्या है पूरा मामला, इसकी विस्तार से जानकारी दें। देखिए, 2022 में सागर धनकर की छत्तीसगढ़ स्टेडियम में मौत मामला को लेकर सुशील पहलवान जो है, जो 2 बार के विजेता भी रहे भारतीय स्वर्ण पदक के, तो उनका नाम शामिल है और उसको लेकर जांच चल रही है। और मैं सीधे तौर पर कहूं तो सागर धनकर के जो पिता हैं उन्होंने याचिका लगाई थी जिसमें सुशील को जिस तरीके से जमानत दी गई है इसको रोकने के लिए उन्होंने एक पहल की थी, और कोर्ट ने उनकी इस पहल को स्वीकार भी कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि सुशील कुमार की कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि अभी ये पूरा प्रकरण एक हत्या का मामला है और एक पिता ने इस पर जो है संज्ञान लेने की बात कही है, तो उसको पूरी तरीके से माना जाएगा। और उसमें कहीं ना कहीं सुशील कुमार को अब जमानत को लेकर जो याचिका है उसमें बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुक करते हैं दूसरी खबर पर जो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर विधानसभा में पहली बार नॉन स्टॉप 24 घंटे का सत्र शुरू हुआ है और विकसित देश विकसित उत्तर प्रदेश विजन 47 पर चर्चा में एक मंत्री ने अपने विभाग के काम और भविष्य की योजना के बारे में बताया है। चर्चा में कई मंत्रियों की ओर से भविष्य के लिए दीर्घकालीन योजनाएं भी बताई गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि चर्चा में विपक्ष को भी शामिल होना चाहिए ताकि प्रदेश के विकास के लिए अच्छे सुझाव आ सके। और सपा नेता शिवपाल यादव ने सदन में कहा कि आज का पता नहीं, भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। उधर फतेहपुर और अन्य मुद्दों को लेकर सपा का विरोध भी लगातार जारी रहा है।
आज सदन पटल पर बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन को लेकर जारी किया गया अध्यादेश भी रखा जाना है और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे फतेहपुर के मुद्दे पर मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी और उन्हें रोक लिया। बाद में शर्तों के साथ पुलिस ने उनको विधानसभा जाने दिया है और सदन के अंदर पहुंचकर उनके साथ तमाम सपा विधायकों ने लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाकर वहां पर जमकर हंगामा किया। तो आइए सुनते हैं कि विशेष मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम और सपा नेता शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है। आज विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के विधानसभा में और विधान परिषद 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है और विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश यह संकल्प है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी और आज जब हम सब लोग 13 अगस्त को यहाँ पर, तो 13 अगस्त को हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है? देखिए, सरकारें की जिम्मेवारी होती है कि आने वाले भविष्य के एक विजन प्लान बनाएं। तत्कालिक काम करके सिर्फ वोट लेने के आधार के ऊपर काम नहीं देते, शॉर्ट टर्म काम दीर्घकालिक लाभ नहीं देते। तो आगे का भविष्य कैसा हो, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष 2047 में कैसा हो जब भारत की 100 साल की आजादी हो, उसके ऊपर एक विजन दिया, उसके ऊपर काम करने का एक आधार दिया। अगर कल कुछ बहुत अच्छा हुआ होता तो आज समस्याएं नहीं होती, अगर आज कुछ बहुत अच्छा होगा तो कल समस्याएं कम होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विजन 147 का 2047 का दिया। देखिए, आप लोग यहीं रोज अपनी गाड़ियों से आते होंगे। मुख्यमंत्री बंगले से 5 किलोमीटर में सड़क गड्ढे में है और गड्ढे में सड़क है, और अगर 2 दिन की वर्षा में इनकी पोल खुल गई, गड्ढे के साथ साथ आपने देखा होगा आंधी सी आ रही थी सड़कों पर, तो ये सड़कें अपनी ठीक रख नहीं पाई। इसके बाद ये बाढ़ को क्या रोक पाए? बाढ़ को नहीं रोक पाए, या बाढ़ का इंतजाम किया कुछ। अब ये कहते हैं कि प्रकृति से कैसे लड़ा जाए। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सरफरुद्दीन हमें इस पूरे खबर के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। सरफरुद्दीन जी, कैसी चल रही है मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई, और आज भी सपा ने हो हल्ला किया है और इस दौरान क्या क्या मुद्दे उठाए हैं? नहीं, हम आपको बता दें, जिस तरह से आज तीसरा दिन सदन का है और सदन में जो है जिस तरह से जो है कार्रवाई होना चाहिए वो कहीं न कहीं बाधा में विपक्ष जो है बन रहा है। फिलहाल अभी सरकार की तरफ से जिस तरह से आदेश जारी किए गए कि जो है सत्र चलने दिया जाए, क्योंकि जब तक सत्र नहीं चलेगा जनता की हित की बात नहीं हो पाएगी। जो मुद्दे पे बात होना है वो नहीं हो पाएगी। उसको लेकर कहीं ना कहीं सपा जो है उस पर जो है अड़ंगे लगा रहा है। फिलहाल जो है जिस तरह से जो है बीजेपी का कहना है, केशव प्रसाद मौर्य का भी कहना है कि सत्र में जो है आने से पहले तैयारी कर लेते हैं कि हमको जो है सत्र पूरा नहीं होने देंगे और वहाँ हंगामा करेंगे और सत्र को खत्म करने की कोशिश करेंगे। केशव प्रसाद के अलावा जो है ब्रजेश पाठक की जबान से भी यही निकलता है कि जो है जिस तरह से जो है विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है बीजेपी के पर जो है सत्र नहीं होने दे रहा है, लेकिन जब तक सत्र पूरा नहीं होगा तो जनता की हित की बात भी नहीं हो पाएगी। फिलहाल अभी जो है कल की बात कही है, चाहे आज की बात कही जाए, आज भी जो है बड़े मुद्दे हुए, जिसमें 6 मुद्दे सामने नजर आए। जैसे कल की बात कही थी कि एक मेट्रो पास हुई है, मेट्रो जो है चारबाग से लेकर के पुराने लखनऊ तक के जो है जाएगी, उसका जो है टेंडर भी पास हुआ। उसमें काफी जो है पास होने के बाद जनता की हित की बात की गई, किसानों की बात की गई है, नौजवानों की बात कही है कि आगे चल के नौकरियों की जो है उपलब्धियां जो है दी जाएंगी। पुलिस विभाग की बात कही है, पुलिस विभाग में भी आज जैसे IAS अधिकारी जो थे उनको PCS जो थे उनको IAS की तैयारी करने के लिए कहा गया। उनको जो ये भी कहा गया कि आगे चल के उनको राहत मिलेगी। फिलहाल जिस तरह से बातें जो है विपक्ष उनको उठा रहा है, फतेहपुर की बात कही जाए, चाहे किसी तरह के
सुबह से ही जो है हंगामा शुरू किया था। सपा ने एक जो है रैली निकालने की कोशिश की थी, पैदल मार्च निकाल के विधानसभा जाने की कोशिश की थी। उसमें जो है कहीं ना कहीं हंगामा मचा। पुलिस के सामने जो है एक चुनौती थी कि पैदल नहीं भेजा जाए, उनको अपनी गाड़ियों से भेजा जाए, मगर जो है माता प्रसाद पांडे जो है पैदल निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कहीं ना कहीं एक हंगामा हुआ, उनको गिरफ्तार करके उन्हीं की गाड़ी से उनको जो है विधानसभा भेजा गया। फिलहाल अभी जो है मानसून जो सत्र चल रहा है, अध्यक्ष जी ने ये भी कहा है कि जिस तरह से जो है सत्र नहीं पूरा होगा तो जनता की बात कैसे हो पाएगी, किसानों की बात कैसे हो जाएगी, और जितने मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो है लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आगे चल के बहुत जैसे एक मंदिर का मामला आया तो उसको भी लेकर बात ये हुई है कि जो है उसमें टेंडर पास हुआ, उसमें भी कहा जाता है कि जो है पास हुआ है, आगे चल के और भी चीजें जो है सामने नजर आएंगी। मगर जब तक तो सरफरुद्दीन, क्या लगता है कि ये मामला और ज्यादा बढ़ता जाएगा? जिस तरीके से सपा के लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, सवाल उठाए, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कि लिखा पढ़ी तक की सारी चीजें हैं। न्याय बहुत अच्छा सवाल है आपका। न्याय देखते हैं अभी जो हालात चल रहे हैं, जो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनका कहना यही है कि दो डबल इंजन की जो सरकार है वो काम जो है खाली जबान से कर रही है, हकीकत में जो सामने जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ रही है। चाहे बिजली का मामला हो, क्योंकि अभी बिजली का मामला भी जो है सपा ने उठाया है कि जो है महंगी हो गई है, प्राइवेट दे दिया जा रहा है, बिजली के जो कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है वो हड़ताल पे जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सवाली निशान है कि सरकार के नुमाइंदे जो है वही उन्हीं को जो है हड़ताल पे जा रहे हैं। जैसे बहुत चीजें ऐसी हैं, विधायकों की बातें नहीं सुनी जा रही है, सांसदों की बातें नहीं सुनी जा रही है, उसको लेके भी कहीं ना कहीं विपक्ष आवाज उठा रहा है कि आपके ही विधायक, आपके ही सांसदों की आवाज जो है उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो हम आम जनता का काम कैसे होगा। फिलहाल जो है कांग्रेस के भी कुछ ऐसे जो है लोग हैं वहाँ पे जो है आवाज उठा रहे हैं कि जिस तरह से जो है काम नहीं हो पा रहे हैं, उसको लेकर सरकारों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो है जनता की कितनी बात की जाए। फिलहाल अभी जो है बाढ़ की बात कही जाएगी, कही गई। उन्होंने ये भी कहा है कि बाढ़ के लिए हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, मगर हालात ऐसे आए दिन की मौतों के सामने नजर आ रहा है कि जो है बाढ़ में कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसका सिर्फ जो है मुआवजा जो है सिर्फ सरकार देख तो रही है, मगर उस पर अमल करना, उस पर हकीकत के सामने लाना, ये चीजें सामने नहीं आ पा रही है। इसलिए विपक्ष जो है इनको घेरने का काम कर रहा है। जी सरफरुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे जुड़ के जानकारी हमसे साझा की है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब राजस्थान में हुए दर्दनाक हादसे के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के दौसा में एक भीषण सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के 11 श्रद्धालुओं की मौत से एटा के असरौली गांव में मातम छा गया है। हादसे की खबर गांव पहुंची तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई और सभी श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे। असरौली से 40 से 45 लोग 2 पिकअप में सवार होकर खाटू श्याम गए हुए थे और लौटते समय एक पिकअप ट्रक से टकरा गई और इस दर्दनाक हादसे में 7 महिलाओं और 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 15 से ज्यादा लोग घायल हादसे में हुए हैं, जिनमें से 9 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे की खबर मिलते ही डीएम प्रेम रंजन सिंह, एसएसपी श्याम नारायण सिंह और प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंच गए और लोगों को ढांढस बंधाया। डीएम प्रेम रंजन सिंह ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में प्रशासन और पुलिस परिजनों के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है डीएम और गाँव के लोगों का। देखिए, जैसा कि हम लोग को पता है, बहुत ही दुखद जो है दुर्घटना हुई आज सुबह दौसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। उसमें हमारे जनपद एटा का जो असरौली गांव है, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से लगभग 40 से 45 लोग 2 पिकअप वैन में गए थे। अभी तक हम लोगों ने 42 लोगों की सूची बना ली है, उस पर और आगे काम चल रहा है। जो अभी तक हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है उसमें 11 लोगों की डेथ हुई है। उसमें 7 जो है बच्चे हैं, 4 महिलाएं हैं। 11 में जो 9 लोग हैं वो इस गांव के रहने वाले हैं, 2 लोग इन्हीं के रिलेटिव थे जो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। हम लोग लगातार दौसा जो जिला प्रशासन है वहां से संपर्क में है। यहाँ से ऑलरेडी टीम यहाँ से भेजी जा चुकी है दौसा के लिए। गांव में भी हम लोगों ने एक टीम यहाँ पे कर दी है, हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग का प्रयास है कि जो भी हर संभव जो सहायता हो सकता है तो सहायता हम लोग, जो मृतक परिवार हैं और 12 लोग घायल भी हैं, उनके लिए भी वहाँ पे इलाज की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे भी हम लोग टच में हैं। तो असरौली गांव पहुंचे हमारे एटा संवाददाता योगेश यादव बता रहे हैं वहां के हाल। तो योगेश, गांव में तो मातम छाया हुआ है, बेहद ही दर्दनाक और दुखद घटना है जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे के बाद क्या कुछ वहां का माहौल है, लोगों का क्या कहना है? जी, मैं आपको निहादी बता दूं, ये जब से सुबह से ही घटना मालूम पड़ी है तो ये माहौल बिल्कुल हो गया। सो की लहर जूझी हुई है। वहीं एक बार जब 5:30 बजे समथिंग 9 बॉडियां आती हैं तो गांव में कोहराम समझ के आता है। वहीं लोगों का बुरा हाल है और वहीं पर जिला प्रशासन और
और विधायक सारे लोग वहाँ पे मौजूद है, प्रशासन भी मौजूद है, वहीं पे लगातार वहाँ पे कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने तो बताया और उसको लिए जो लोग खत्म हुए उनको लिए 2 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए का बोला है। ठीक, मरने वालों में जो जिन लोगों की मौत हुई है जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं, तो क्या ये एक ही परिवार या एक ही खानदान के लोग हैं? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी मैं आपको बता दूं एक ही गांव के हैं मगर हैं सब अलग अलग करके। जैसे 9 लोगों को तो एटा में और 2 लोग जो फिरोजाबाद के रहने वाले रिश्तेदार थे जो यहीं से साथ में गए थे और जब उनको जानकारी मिली तो उसके बाद उनको फिरोजाबाद भेजा गया। योगेश, 11 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है और जो अभी जानकारी आ पा रही है कि 11 वो जो शव हैं वो गांव पहुंच चुके हैं फिलहाल। इसके बाद वहां का क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है और आगे क्या कुछ वहां का प्रशासन ने इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए हैं? जी मैं आपको बता दूं जी, जब से 9 लोगों का 5:30 बजे सर आने के बाद भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहाँ पे प्रशासन सुबह से ही लगा हुआ है और सारी व्यवस्था की है। वहीं पे देखने की बात ये भी रही कि प्रशासन मौजूद, विधायक भी वहाँ मौके पे पहुंचे घटनास्थल से और बाकी सारे लोगों को करके और जो 2 लोगों की बॉडी थी जो फिरोजाबाद के रहने वाले उनको वहाँ भेजा गया है और 9 लोगों की यहाँ पे है। जी योगेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। तो अब चलते हैं फतेहपुर, जहां पर 3 दिनों से तनाव का माहौल बना हुआ है और यहां मकबरा मंदिर विवाद से पैदा हुए तनाव को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और कड़ी कर दी है। आसपास रहने वाले लोग आधार कार्ड दिखाकर घर पहुंच पा रहे हैं। मकबरा स्थल तक जाने वाले सभी रास्तों में 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर सबकी चेकिंग की जा रही है और इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने विवादित स्थल तक जाने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और कोतवाली ले गई है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा के साथ 40 से अधिक कांग्रेसी गिरफ्तार इस दौरान किए गए हैं और कांग्रेसियों ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर वो घटनास्थल का जायजा लेने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि ये माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश है। पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों को भी हाउस अरेस्ट कर लिया है और पुलिस ने मीडिया को भी विवादित स्थल से 1 किलोमीटर दूर रोक दिया है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि फतेहपुर के आरोपियों के नाम विधानसभा में उजागर करने से सीएम ने ही रोक दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आरोपियों के नाम नहीं छिपा रही है। सपा के फतेहपुर सदर विधायक चंद्र प्रकाश लोधी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र और लिखकर इस पर चर्चा की मांग की है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि हिरासत में लिए जाने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस शहर अध्यक्ष आरिफ। दिया था उसमें कहा गया था कि 1159 में ठाकुर जी का मंदिर विराजमान है और ये सही उन्होंने कहा, मंदिर विराजमान 1159 नंबर पे है, लेकिन जो इंडिकेट किया गया 753 पे और वहाँ मकबरा था उस नंबर पे जिसको खंडित किया गया आह्वान पे। जो लोगों ने आह्वान किया, वीडियो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, इसी को लेके हम लोग ने जो प्रदर्शन किया, जो शिकायतें की, हमने राहुल जी के कार्यालय से फोन आया हमारे पास कल कि क्या घटनाक्रम आज डेलीगेशन आना था, लेकिन रात में ही उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया कानपुर में। तो हमारे समझ में सुबह 7 बजे मेरे घर पहुंचते ही फोर्स कहते हैं कि आपको कप्तान साहब ने कहा कि आप सीधे कोतवाली चलिए, तो हम चले आए क्योंकि हमने कोई अपराध तो किया नहीं था। हम लोग तो आज भी आह्वान करते हैं भाईचारे के लिए और कल भी आह्वान करते रहेंगे। अगर कि किस वजह से लाए हैं अभी तक हम लोगों को बताया नहीं गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे फतेहपुर संवाददाता रिवाजुद्दीन हमसे जुड़ चुके हैं। रिजवान, आज ये 3 दिन से ये जो मंदिर मस्जिद का प्रकरण है लगातार जारी है, फिलहाल आज वहां पर किस तरीके का और कैसा माहौल है? माहौल तो देखा जाए तो शांतिपूर्ण रहा है। वहीं पुलिस की मौजूदगी भी रही है, 22 थानों की फोर्स मौजूद है, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। और वहीं देखा जाए तो आपको बता दें कि मीडिया को तो आज जाने से रोका है। वहीं मौके पर सेक्टर मजिस्ट्रेट अमृत प्रभाव यादव मौजूद है, उनसे जब बात की गई तो आप बाइट सुन सकते हैं, उसमें आप देख सकते किस तरह उन्होंने बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश मिला है, क्या आदेश मिला ये नहीं बताया है। और वहीं बता दें आपको जो विवादित स्थल है तो वहाँ के आसपास के जो रहने वाले उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनके आधार कार्ड चेक करके उनको जाने दिया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो वहाँ पे वहीं पे कुछ ही दूरी पे जो है सीएमओ कार्यालय, टीबी अस्पताल, जहाँ मरीजों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिजवान, ये जानकारी आ रही है कि आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनको लगभग हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
हाउस अरेस्ट का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनको जो है वहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत होगा, क्योंकि आधार कार्ड चेक करके किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ विवादित स्थल है वहाँ पे मीडिया को खास तौर से रोका गया है। रिजवान, जिस तरीके से आपने भी बताया कि जो वहाँ आसपास के लोग हैं रहने वाले, उनको अपने घर जाने के, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए उनको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई सवाल जवाब आपका हुआ? किसी तरीके की जानकारी आप जो, क्योंकि आसपास के लोग रहने वाले हैं उनसे भी आधार कार्ड मांगा जा रहा है तब उनको घर जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल, वैसे वहाँ पे मौजूद सेक्टर मजिस्ट्रेट अमृत प्रसाद यादव से हमने बात करी तो वो उनका गोल मटोल जवाब था कि ऊपर से आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश मिला तो मैं उसका पालन करूँ। क्या आदेश मिला ये नहीं बताया है। रिजवान, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज आपके शहर आपकी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ प्लस।